अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के। जी मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को। मेरी आवाज़ आ रही है। ओके जी। अच्छा जी, तो आज हमारा क्यूए सेशन है, क्वेश्चन आंसर सेशन है आज, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर सेशन का पता है आप लोगों को, पहले भी हमने किया है। उसमें हम कोई प्रैक्टिकल काम नहीं कर रहे होते, जस्ट आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो आपके जो रूटीन का काम हो रहा है उसके रेलिवेंट हो या उससे हटकर हो, वेब डेवलपमेंट वर्डप्रेस के रेलिवेंट। ठीक है, तो कोई भी आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं या वो क्वेश्चन जो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको आंसर नहीं किए गए, वो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं जी। लेकिन कोशिश करें कि आपका क्वेश्चन जो है वो रिपीट ना हो, ठीक है। एक दफ़ा अपना क्वेश्चन कर दें और उसके बाद वेट करें और आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। सम टाइम ये होता है कि कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन सेम होते हैं, तो उनको मैं एक दफ़ा ही रिप्लाई कर देता हूँ। अगर आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया है तो फिर आप ये बार बार अपना क्वेश्चन रिपीट ना करें, ताकि बाकी जो आंसर किसी के क्वेश्चन हैं उनको हम आंसर कर सकें जी। तो आप लोगों के जो भी क्वेश्चन हैं वो पूछें चैट में, ताकि मैं आपको रिस्पॉन्ड करूं और बता सकूं कि जो भी आपके क्वेश्चन हैं। अच्छा जी, रहमत भाई, कस्टम थीम जो होता है ना, कस्टम थीम में काफी कुछ आपको आना चाहिए। अभी देखें आपका अभी कह लेना, अभी आपका स्टार्ट है, अभी आपने शुरू किया है। और अभी बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं कि डेवलपमेंट तो बहुत दूर की बात है, यानी कि कोड जो कस्टम हम काम करते हैं वो तो बहुत दूर की बात है। अभी वो ड्रैग एंड ड्रॉप पे ही काम आप कह लें कि सही तौर पे नहीं कर पा रहे। ड्रैग एंड ड्रॉप पे भी डिज़ाइन में, इन चीज़ों में काफ़ी उनके अभी मजीद उन्हें कह लें इम्प्रूवमेंट चाहिए, ठीक है। तो पहले तो आप इन चीज़ों को अपना जो है इम्प्रूव करें कि आपकी जो डिज़ाइन है, आपका ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम है, वर्डप्रेस का एक जो एक तरीकाकार है काम करने का, एक स्ट्रक्चर है वेबसाइट्स को बनाने का वर्डप्रेस पे, इन चीज़ों को सीखें। और फिर वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे ही, यानी कि ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम में ही बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि एडवांस लेवल की होती हैं, ठीक है, जिसमें कस्टम पोस्ट टाइप आ जाती है, एसीएफ आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी और बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, डिफरेंट पेज बिल्डर्स आ जाते हैं जिनके साथ आपने काम करना होता है। तो इन चीज़ों को पहले आप अपनी परफेक्ट करें, फिर आप डेवलपमेंट की तरफ आएँ, ठीक है ना, फिर वो आपके लिए डेवलपमेंट ईजी रहेगी। और अगर ये चीज़ें आपको आती हैं ऑलरेडी या डेवलपमेंट का आपको हानो है, तो फिर आपको डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो कस्टम अपने प्लग इन डेवलपमेंट है, चाहे वो थीम डेवलपमेंट है, उसके लिए फिर आपको, अगर थीम डेवलपमेंट है फिर तो आपको एच टी एम एल सी एस एस जावास्क्रिप्ट के साथ साथ पी एच पी भी आनी चाहिए, क्योंकि पी एच पी भी वहाँ पे यूज़ होती है। और अगर प्लगइन डेवलपमेंट है तो प्लगइन डेवलपमेंट में क्योंकि वो काम सारा बैकएंड का होता है, तो वहाँ पे पीएचपी ज़्यादा चल रही होती है, ठीक है। तो इस कोर्स में तो खैर हम नहीं करेंगे डेवलपमेंट, क्योंकि डेवलपमेंट जो है इटसेल्फ खुद एक कंप्लीट कोर्स बन जाता है। और उसके लिए हमें अच्छे खासे लेक्चर्स चाहिए जिन पे हम उनको कवर कर सकें। तो इस कोर्स में तो हम उसको कवर नहीं कर सकते। हाँ, अभी के लिए अगर आप में से कुछ लोगों को है शौक इसका, या आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, तो कुछ मैं आपको मजीद आइडिया दे देता हूँ कि आपने काम कैसे करना होता है। और बाकी आप आगे अपनी प्रैक्टिस करें, इन चीज़ों को लेके चलें, ठीक है। अभी तो आपने स्टार्ट किया अपना कैरियर, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को लेके चले, इंशाल्लाह आप इन चीज़ों को सीख लेंगे। मुश्किल कुछ भी नहीं है, सब चीज़ें आसान है। तो अगर आपने डेवलपमेंट की तरफ आना है तो पहले अपनी ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम को क्लियर करें, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड वाली चीज़ों को, जो आप बगैर कोड के चीज़ें कर रहे हैं। इसमें बहुत कुछ हो जाता है, बहुत कुछ आप कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना। अभी तो हमने जस्ट एक पेज ही डिज़ाइन करना सीखा है ना, आगे बहुत कुछ है। इन चीज़ों को आप क्लियर करें, फिर आप आ जाएं फ्रंट एंड की तरफ, जिसमें आप एच टी एम एल सी एस एस जावास्क्रिप्ट सीखें। जब ये चीज़ आपको आ गई है तो फिर आप पी एच पी को सीखें। पी एच पी अगर आप अलग से लैंग्वेज सीख रहे हैं तो बहुत बड़ी लैंग्वेज है, उसको सीखने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। लेकिन अभी इनिशियल स्टेज पे आप ये कर सकते हैं कि जस्ट जो वर्डप्रेस के हद तक हमें पी एच पी चाहिए, जिसमें पी एच पी के लिए जो वर्डप्रेस यूज़ कर रहा है, वर्डप्रेस के कुछ आप कह लें कि हुक्स होती हैं, वो यूज़ की जाती हैं। फिर कुछ पीएचपी के फंक्शंस हैं जिनको वर्डप्रेस पे हम, और फिर वर्डप्रेस के लिए स्पेशली पीएचपी को यूज़ करना थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि हम कोर पीएचपी के साथ काम नहीं कर रहे होते। हमने बस क्या करना होता है, जब हमने प्लगइन डेवलपमेंट करनी है, थीम डेवलपमेंट करनी है, तो कुछ टेम्पलेट टैग होते हैं हमारे थीम डेवलपमेंट के लिए,
या प्लगइन डेवलपमेंट के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। ऐसे ही डेटाबेसेस के कुछ आप कह लेंगे आपके टेम्पलेट्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। तो वो चीज़ें वर्डप्रेस के डॉक्यूमेंटेशन अगर आप रीड करें तो आपको मिल जाती हैं। जैसे हम उन चीज़ों को यूज़ करते हुए हमारी फ़िल्टर की एक्शन की हुक्स होती हैं, उनको हम यूज़ करते हैं इन चीज़ों के लिए। तो वो डेवलपमेंट में जब आप आएंगे इन चीज़ों को मज़ीद बेहतर तौर पे समझ सकेंगे जी। तो अभी के लिए आप फ्रंट एंड की तरफ आएँ, अगर आपने वर्डप्रेस आपको आ गई है तो। फ्रंट एंड के बाद फ्रंट एंड में ये लैंग्वेजेस मैंने आपको बताया, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, इसको सीखें। फिर आप PHP की तरफ आएँ, फिर जाके कहीं पे आपको थीम डेवलपमेंट आएगी, ठीक है। और उसके बाद फिर आप प्लगइन डेवलपमेंट की तरफ आएँ। हाँ, अभी जो आप काम कर रहे हैं ना, अभी जो आप काम कर रहे हैं, अभी इस काम में कोड के थ्रू, यानी कि जो कोड लिखते हैं हम, उसके थ्रू तो आप कस्टमाइजेशन नहीं कर पा रहे या नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आपको कोड नहीं करना आता, ठीक है। लेकिन कोड से हट के हम डेवलपमेंट, सॉरी, यहाँ पे जो कस्टमाइजेशन कर रहे हैं वो हम करते हैं पेज बिल्डर के साथ। जैसे अभी हमने नेक्स्ट क्लास में से पेज बिल्डर हमने स्टार्ट करना है, तो वो भी कस्टमाइजेशन होती है। वो ड्रैग एंड ड्रॉप कस्टमाइजेशन है जिसमें आप बगैर कोड के काम कर रहे हैं। तो वो आप इसमें ज़रूर करेंगे, वो इस कोर्स में आप सीखेंगे, डिटेल से आपको मैं बताऊंगा। उसमें आपका कस्टम हेडर है, कस्टम फूटर है, कस्टम डिज़ाइन है, हर तरह की कस्टमाइजेशन आप उस पर कर सकते हैं। तो वो जो कस्टमाइजेशन है वो इस कोर्स में हम करेंगे, जिसमें हमने पेज बिल्डर यूज़ करके कस्टमाइजेशन करनी है। उसमें कोड नहीं होगा, उसमें आपके ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम के थ्रू ही आपकी कस्टमाइजेशन होगी। लेकिन अगर आप कोड वाली कस्टमाइजेशन की बात कर रहे हैं तो कोड अभी हम नहीं करते, ठीक है ना। वो एक अलग चीज़ बन जाती है, उसके लिए आपको डिटेल नॉलेज होना चाहिए जी, पहले डेवलपमेंट का, और फिर आप उस साइड पे जाएंगे। फ्रीहा वेब होस्टिंग और डोमेन जो है इसको हम कवर करेंगे इस कोर्स के लास्ट में, ठीक है। एक डिटेल सेशन होता है हमारा, बल्कि एक मेगा सेशन होता है हर कोर्स के लास्ट में, जिसमें मैं डिटेल से बताता हूँ कि जी डोमेन क्या होती है, होस्टिंग क्या होती है, कहाँ से लेंगे, कैसे लेंगे। डिफरेंट कंपनीज को हम वहाँ पे देख रहे होते हैं, उनको फिर हम आप कह लें कि प्राइसेस वगैरह उनके देखते हैं, और फिर लेने के बाद या ख़रीदने के बाद उसको फिर आगे हम किस तरह से इसका सेटअप करते हैं, तमाम चीज़ें डिटेल से इंशाल्लाह मैं आपको उसमें बताऊंगा। अभी के लिए आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। डोमेन जो है वो किसी भी वेबसाइट का नेम होता है, सिर्फ नेम, जस्ट नेम है वेबसाइट का। जैसे आप कोई भी इंटरनेट पे वेबसाइट ओपन करते हैं तो आप उसका एक नेम लिख के इंटर करते हैं, तो वो आपकी वेबसाइट ओपन हो जाती है। जैसे कि अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं लोकल होस्ट पे, तो लोकल होस्ट स्लैश आगे आपने बैच 82 लिख दिया या बैच 81 लिख दिया, वो आपका जस्ट एक नेम है वेबसाइट का, ठीक है। तो उसको हम डोमेन कहते हैं। इंटरनेट पे जो वेबसाइट्स हैं उनको आप जो HTTPS या www डॉट आगे फिर द्रास.pk या अमेजोन कुछ भी आप नेम लिखते हैं तो उसका डोमेन नेम है। तो हमें नेम अलग खरीदना होता है किसी भी वेबसाइट के लिए, और नेम जो है वो एक यूनिक नेम होता है। वो अगर किसी ने पहले यूज़ किया हुआ है तो वो हम यूज़ नहीं कर सकते। तो जितनी भी डिफरेंट कंपनीज हैं इन पे हम जाके पहले सर्च करते हैं कि वो नेम हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अगर किसी ने ऑलरेडी वो नेम यूज़ किया हुआ है तो फिर हम डिफरेंट नेम कर लेते हैं, या उसका TLD डिफरेंट कर देते हैं। TLD होता है लास्ट में जो एक्सटेंशन होती है, .pk .com, इस तरह की जो होती हैं। तो हम उसको डिफरेंट TLD में या डिफरेंट नेम के साथ हम उसको सर्च करते हैं। अगर हमें नेम अवेलेबल हो तो हम नेम खरीद लेते हैं। अब नेम खरीदना सिर्फ एक नेम ही है, उस नेम को खरीद के, डोमेन नेम खरीद के आप वेबसाइट को लाइव नहीं कर सकते। वेबसाइट को लाइव करने के लिए हमें होस्टिंग भी चाहिए होती है। होस्टिंग क्या होता है? होस्टिंग वो जगह होती है जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को रखवाते हैं। जैसे लोकल होस्ट में हमने अपने सिस्टम में वेबसाइट का फोल्डर रखा, डेटाबेस बनाया जैम सर्वर पे। ऐसे ही जब आपने लाइव करना है तो इंटरनेट पे जो लाइव सर्वर हैं, उन लाइव सर्वर पे आपको जगह चाहिए जहाँ पे आप डेटाबेस बना सकें, वेबसाइट अपनी रखवाएं, फाइल वगैरह सब कुछ। तो उसको हम होस्टिंग कहते हैं। तो इंटरनेट पे वेबसाइट को लाइव करने के लिए हमें डोमेन भी चाहिए होती है और होस्टिंग भी चाहिए होती है। होस्टिंग पे वेबसाइट रखवाई जाएगी, डोमेन नेम जो है वो उसको लिंक करेंगे उस होस्टिंग के साथ। जब वो लिंक हो जाएगा उस वेबसाइट के साथ, उस वेबसाइट की फाइल्स के साथ, तो जब भी कोई इंटरनेट पे आके वो नेम इंटर करेगा ना, उस नेम के पीछे लिंक लगा होगा उस होस्टिंग अकाउंट का, तो वो होस्टिंग अकाउंट पे चला गया, मतलब आपका ब्राउज़र, और वहाँ पे आपकी वेबसाइट रखी होगी। तो वहाँ से वेबसाइट जो है वो रिस्पॉन्स में शो हो जाएगी ब्राउज़र पे। तो ये एक एक कंप्लीट एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम फॉलो करेंगे, उसको डिटेल से देखेंगे इंशाल्लाह हम लास्ट लेक्चर में जी। अदील इकबाल, जो हमने प्रोडक्ट लिस्टिंग वाला काम है वो हमने आगे चल के करना है। अभी जब हम वो कॉमर्स इंस्टॉल करेंगे ना,
अभी हम जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे इंशाल्लाह एलिमेंटर को हमने इंस्टॉल करना है। एलिमेंटर से एक तो आपको मैं ये दिखा दूं कि किस तरह से कस्टम हेडर फुटर या पेज हम डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद ही हम वो कॉमर्स को इंस्टॉल करके उस पर काम करेंगे। तो प्रोडक्ट लिस्टिंग वगैरह वो कॉमर्स के थ्रू हम करते होते हैं। चाहे वो आप किसी भी वेबसाइट पे कर लें, वो कॉमर्स को इंस्टॉल करके प्रोडक्ट लिस्टिंग आप वहाँ पे कर सकते हैं जी। और बाकी रहा जी कैरोसेल जो आपने करना होता है उसके लिए भी हम एलिमेंटर इंस्टॉल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। वहाँ पे आपको एलिमेंट्स मिल जाते हैं कैरोसेल के, वो यूज़ करके आप बना सकते हैं उनको जी। कामरान अफजल, हमने जो न्यू वेबसाइट का सेटअप करना है उसके लिए, बल्कि सब लोगों को बता रहा हूँ मैं, कि हमने जेम सर्वर दोबारा इंस्टॉल नहीं करना। ठीक है ना। यहाँ पे अभी ग्रुप में भी किसी का मैसेज था, मैंने देखा कि कोई इशू आया है जी, तो आपने जेम सर्वर भी उड़ा दिया, वर्डप्रेस भी उड़ा दिया जी और फिर दोबारा किया है। ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। जब भी कोई आपको एरर या इशू आता है तो पहले आप ये देखें वो किस वजह से है, पहले अपना वो इशू जो है वो सॉल्व करें। अगर वो नहीं हो रहा तो सबसे आखिरी हल ये होता है कि हम हर चीज़ को ख़त्म करके ज़ीरो से दोबारा शुरू करें। ठीक है ना। तो अभी जो हमने न्यू वेबसाइट का सेटअप करना है उसके लिए हमने जैम सर्वर दोबारा से इंस्टॉल नहीं करना। जैम सर्वर एक दफ़ा ही इंस्टॉल करना होता है, वो आपने कर लिया, वर्किंग में है, सही काम कर रहा है, तो आप दोबारा इंस्टॉल ना करें इसको। ठीक है ना। उसको आप चलने दें। सिर्फ क्या करना है, हमने एक न्यू फोल्डर रखना है वर्डप्रेस का, एक न्यू फोल्डर रखना है वर्डप्रेस का, एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करना है। ठीक है। दो चीज़ें आपकी हो गई, न्यू फोल्डर न्यू डेटाबेस। और दोनों डिफरेंट नेम से होंगी। जो नेम पहले आपने यूज़ की में वो नेम आप नहीं रख सकते, आप डिफरेंट नेम रखेंगे। तो दो चीज़ें आपने करनी, डेटाबेस क्रिएट करना है, वर्डप्रेस फोल्डर न्यू रखना है, और सेम ब्राउज़र पे आए, आके अपना वर्डप्रेस फोल्डर या वेबसाइट को ओपन करें, कन्फिग्रेशन स्टार्ट होगी, कन्फिग्रेशन करें उस वर्डप्रेस फोल्डर की डेटाबेस के साथ। कन्फिग्रेशन हो गई है तो आपकी न्यू वेबसाइट बन गई है। ठीक है। जैसे मिसाल ले लें कि हमारी पहली वेबसाइट थी बैच 82 के नेम से। अब हम एक और फोल्डर रखेंगे, किस नेम से रख देंगे? आप रख लें जी सेकंड वेबसाइट के नेम से, या हम रख देते हैं जी के 82 सेकंड वेबसाइट, या कुछ भी नेम रख लें आप। ठीक है। तो उस नेम से हमने जो फोल्डर रखा तो वही आपकी वेबसाइट का नेम होगा। तो जब आप उसको ओपन करेंगे तो आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। कन्फिग्रेशन में अब कुछ स्टूडेंट्स का यहाँ पे इशू ये आ रहा है कि वो क्या करते हैं कि कन्फिग्रेशन के दौरान जो है ना, जहाँ पे डेटाबेस का नेम इंटर करना होता है, ये मैं पहले भी डिटेल से बता चुका हूँ, अब भी बता रहा हूँ, सबको बता रहा हूँ, और सब इसको ध्यान से सुन लें। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग यहाँ पे जब कन्फिग्रेशन करते हैं डेटाबेस के साथ वर्डप्रेस की, तो पहला जो स्टेप आता है जहाँ पे आपने डेटाबेस का नेम इंटर करना होता है। तो एक तो ये आप लोग पहले मेक श्योर कर लें कि आपने डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है। ठीक है। समटाइम क्या होता है कि आप डेटाबेस क्रिएट नहीं करते, कॉन्फ़िगरेशन में डेटाबेस का नेम दे रहे होते हैं, वेबसाइट वाला नेम, और वो उठा नहीं रहा होता। तो भाई पहला तो ये है ना कि पहले आप अपना डेटाबेस बनाएं, डेटाबेस क्रिएट कर लें, डिफरेंट नेम से बना लें, या वेबसाइट जो आपने रखी है उसी के नेम से सेम बना लें, नो इशू। ठीक है। डेटाबेस क्रिएट होगा, फिर आप कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं, जहाँ पे डेटाबेस का नेम आप लिख रहे होते हैं ना, उसके नीचे यूजर नेम में रूट लिखना होता है, ROOT रूट। और बाकी पासवर्ड वगैरह ये वो कुछ भी नहीं लगाना होता। सिर्फ दो चीजें, डेटाबेस का नेम और डेटाबेस के नेम के नीचे यूजर नेम में रूट लिखना होता है, और फिर नेक्स्ट करना होता है। अब आप लोग क्या करते हैं, आप लोग वहां पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, आपको एरर आ जाता है। अब वो एक दफा एरर आपको आ गया है, अब आप दोबारा से कॉन्फ़िगरेशन करें और बेशक उसका ठीक नेम भी रख दें आप, मतलब एग्जैक्ट आप रूट ही लिख दें, वो एरर आता रहेगा, वो एरर स्टिल आपको आएगा। ठीक है। तो इसके लिए बेहतर तरीका ये है कि अगर आपने गलती से यूजर नेम रूट लिखने की बजाय वहां पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड लगा दिया आपने, तो वो एरर आपको आ गया। अब आप उस डेटाबेस को छोड़ दें और न्यू टैब पे जाके लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन पे जाके एक न्यू डेटाबेस बनाएं डिफरेंट नेम से। ठीक है। और उस डेटाबेस को आप जो है यूज करें। ठीक है। वो न्यू डेटाबेस यूज करेंगे और वहां पे दोबारा से गलती नहीं करनी, कॉन्फ़िगरेशन के दौरान वहां पे आपने यूजर नेम में रूट लिखना है, बाकी पासवर्ड वगैरह ये सब कुछ छोड़ देने। फिर वो आपका एरर जो है वो दूर हो जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई है, समझ आ गई आपको? पहले इस चीज का आंसर करें सभी जो अभी मैंने बताया है, फिर मैं आपको बाकी क्वेश्चंस के आंसर करता हूँ जो यहाँ पे मुझे नजर आ रही है। सबको क्लियर हो गया ये चीज?
कि जब हमने डेटाबेस कॉन्फ़िगर करना होता है, डेटाबेस के नेम के नीचे यूजर नेम में रूट लिखना होता है, ROOT रूट। और अगर आपने गलती से यूजर नेम और पासवर्ड वहां पे कुछ और लगा दिया और आपको एरर आ गया, तो फिर उसका बेहतर तरीका ये है कि वो एरर जो है वो खत्म नहीं होगा, आप एक न्यू डेटाबेस बना के दोबारा से कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करें और न्यू डेटाबेस का नेम यूज करें, और फिर नीचे यूजर नेम में रूट लिख के और आगे नेक्स्ट कर लें आप। क्लियर हो गया? चलिए, ये सबको क्लियर हो गया। अब 1 मिनट रुके, जो ऊपर कुछ 5-7 क्वेश्चंस रह गए थे, पहले मैं उनको आंसर कर लूँ, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। अच्छा जी। हाँ जी रहमत भाई, इंशाल्लाह लाइव करना भी सीखेंगे वेबसाइट को। हमारे जो लास्ट सेशन होने हैं उसमें हमने वेबसाइट को लाइव करना ही सीखना है जी। हाँ जी, हुसैन जानम का क्वेश्चन है, बाकी आप लोग भी सुने, काफ़ी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। हुसैन जानम भाई कह रहे हैं कि जी बगैर प्लगइन के हम स्कूल मैनेजमेंट की कोई वेबसाइट बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। अब यहाँ पे सबसे पहले आप थोड़ा सा अपना जो है कंसेप्ट क्लियर करें कि हम काम किस तरह से कर रहे हैं। कंसेप्ट क्लियर का आपने क्या करना है, देखें वर्डप्रेस पे जो हम काम कर रहे हैं ना, हमें डिज़ाइन के रेलेवेंट तो हम थीम यूज़ कर लेते हैं, थीम हमने लिया। अब उस थीम को लेके चाहे तो हम अपना डिज़ाइन बना लें कस्टम, चाहे बने बनाया टेम्पलेट या डिज़ाइन उठा के हम उसको यूज़ कर लें, वो भी मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा। दूसरी साइड पे आता है जी फंक्शनैलिटी या फीचर्स के रेलिवेंट काम। जैसे अभी इन्होंने पूछा जी स्कूल मैनेजमेंट, अब स्कूल मैनेजमेंट में क्या होता है, स्कूल मैनेजमेंट में आपको अब देखें जैसे कि आपके कह लें कि डिफरेंट क्लासेस हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका आपने एक रिकॉर्ड रखना है, या आप वहाँ पे टीचर्स का रिकॉर्ड रखना चाह रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर आप LMS टाइप बनाना चाह रहे हैं तो वहाँ पे कोर्सेज वगैरह आप दे रहे हैं, और उसी हिसाब से आगे वो कोई भी इनरोल करे। तो ये चीज़ें क्या हैं, ये डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ हैं। अब ये चीज़ें डिज़ाइन तो बनना ही बनना है ना, डिज़ाइन से हटके एक फंक्शंस भी काम कर रहे हैं पीछे। फंक्शंस काम कर रहे हैं, किसी ने इनरोल होना है, किसी ने कोर्स लेना है, किसी का डाटा बनेगा, तो ये आपके फंक्शंस हैं या फीचर्स कह लें इनको, ठीक है। तो वर्डप्रेस पे जब बात आती है फीचर्स या फंक्शनैलिटी की, तो वहाँ पे यूज़ होता है प्लगइन। अब प्लगइन क्या होता है, प्लगइन को पहले आप समझिए। प्लगइन होता है एक पीस ऑफ कोड है किस चीज़ का, उस रेलिवेंट फंक्शन का। मैंने एक फंक्शन सेट करना है, फंक्शन ये सेट करना है कि वहाँ पे एक कोर्स लगे और उस कोर्स को कोई भी आके इनरोल कर सके। अब ये एक फंक्शन बन गया ना, कि मैं अकाउंट बनाऊंगा, अकाउंट बना के उस कोर्स को मैं ले सकूं, तो ये एक फंक्शन बन गया। अब इस फंक्शन को प्लगइन की सूरत में हम यूज करेंगे। अब दो तरीके हैं, या तो ये है कि वो प्लगइन आपको बना बनाया मिल जाएगा, फ्री भी मिलते हैं, पेड भी मिलते हैं मार्केट में, आप उनको यूज कर लें, ठीक है। कोई भी वर्डप्रेस पे ऐसा नहीं है कि आप वेबसाइट नहीं बना सकते, हर तरह की वेबसाइट बनती है। अब हर तरह की वेबसाइट का मतलब है कि हर तरह की फंक्शनैलिटी की वेबसाइट। अब वो जो फंक्शनैलिटी या फीचर्स हैं, वो या तो आप बने बनाए प्लगइन्स लें, चाहे वो आपको फ्री में मिल जाए, चाहे वो आपको पेड मिले, उनको यूज करके आप बना लें। या फिर ये होता है कि वो प्लगइन्स जो हैं, वो प्लगइन एक्चुअली है क्या, वो वही कोड है ना जिस कोड के अंदर वो फंक्शंस उन्होंने सेट किया हुआ है। अब वो आप ना खरीदें, वो अपना कोड आप खुद लिख लें, ठीक है। तो मोस्टली क्या होता है कि जब बड़े लेवल के प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो ये जो कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं कि वो जो डेवलपर होते हैं ना, वो उन्हें कहते हैं कि जी ये जो प्लगइन है हमने खरीदना नहीं है, ठीक है। ये फंक्शंस या ये फीचर्स जो हैं हम खुद बनाएंगे अपने प्लगइन्स के साथ। अपने प्लगइन्स का मतलब अपना कोड, तो फिर वो अपना कोड लिख के, ठीक है, या अपना वो फंक्शंस बना के प्लगइन्स की सूरत में वो यूज करते हैं। तो आपको कोई भी किसी किस्म का कोई फीचर ऐड करना हो या कोई भी आपने फंक्शनैलिटी सेट करना हो, तो उसके दो ही तरीके हैं, या तो आप बना बनाया प्लगइन ले लें, फ्री या पेड जो भी आपको मिल रहा है, या फिर आप उसको अपने तौर पे कोड के थ्रू उस फंक्शंस को बनाएं, और जो वर्डप्रेस की कोर फाइल्स हैं उनमें हम उन फंक्शंस को ऐड कर सकते हैं, या प्लगइन्स हम अपना बना के उसको ऐड करके उस फंक्शंस को सेट कर सकते हैं जी। तो ये तरीका है जी वर्डप्रेस पे आपने कोई भी कस्टम काम करना हो तो। क्लियर हो गया, सबको समझ आ गई ना कि वर्डप्रेस किस तरह से काम कर रहा है।
कुरतुल ऐन देखें, अगर आप एक ब्लॉग वेबसाइट बना रहे हैं तो ब्लॉग वेबसाइट में जो हमारी मेजर चीज़ है वो पोस्ट कैटेगरीज हैं। पोस्ट कैटेगरीज जो हैं वो आपको मेन हेडर में रखना होंगी जी, ठीक है। तो मेन हेडर या प्राइमरी मेन्यू जो है या मेन मेन्यू है, वहाँ पे आप पोस्ट कैटेगरीज को रखें, ना कि पेजेस को। पेजेस आप तब रखते हैं जब आपने कोई बिजनेस या पोर्टफोलियो वेबसाइट सेट करना हो। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि आपका जो टॉप हेडर है या फुटर में आप उन पेजेस को दिखा सकते हैं, क्योंकि आपने एक दो पेजेस बनाने होते हैं ब्लॉग वेबसाइट पे। कॉन्टैक्ट अस का बना दीजिए, अबाउट अस का, या प्राइवेसी एंड पॉलिसी का। ठीक है, तो वो आप वहाँ पे दिखा सकते हैं। जो असल और मेजर चीज़ है वो आपकी पोस्ट कैटेगरीज हैं, वो अपने प्राइमरी मेन्यू में या मेन मेन्यू में दिखाएं, जो आपका मेन हेडर है उसके अंदर। आमना बीबी, हेडर की जो विड्थ और हाइट होती है, उसमें हम जस्ट हाइट देख रहे होते हैं, विड्थ नहीं देख रहे होते। विड्थ जो है वो फुल विड्थ होता है। हेडर जो है वो फुल विड्थ होगा। फुल विड्थ रखने की वजह ये होती है, हेडर की विड्थ जो है वो आप सेट फिक्स नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारी जो वेबसाइट होती है वो डिफरेंट डिवाइसेस पे ओपन होना होती है। अब जैसे मैं जो सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, इस सिस्टम या लैपटॉप की डायमेंशन जो है या इसकी स्क्रीन का जो साइज़ है वो डिफरेंट है। आपके पास डिफरेंट साइज़ की स्क्रीन होगी, किसी और के पास और साइज़ की स्क्रीन होगी। तो अगर हम उसकी विड्थ फिक्स कर दें तो वो फिर रिस्पॉन्सिव नहीं रहेगा। फिर वो डिफरेंट स्क्रीन पे डिफरेंट तरह से नजर आ रहा होगा, किसी में छोटा, किसी में बड़ा, किसी में कम ज्यादा, इस तरह से। तो हेडर की जो विड्थ है वो आप फुल विड्थ रख देते हैं। फुल विड्थ में ये होता है कि जितनी स्क्रीन होगी उसी हिसाब से वो एडजस्ट हो जाता है। हाइट जो है वो हाइट अपने हिसाब से रखें। अब हाइट क्या रखनी है वो डिपेंड कर रहा होगा आपके डिजाइन पे। आप डिजाइन में हेडर की या फुटर की क्या हाइट रखना चाह रहे हैं, आप उसी हिसाब से रखेंगे, ठीक है ना। तो ये आप अपने डिजाइन के हिसाब से करेंगे सर। हाँ जी मोहम्मद माज, एच डी सॉरी एच टी डॉक्स में हमने एक न्यू फोल्डर रखना है वर्डप्रेस का। वर्डप्रेस का न्यू फोल्डर, आपने जो डाउनलोड की थी वर्डप्रेस, वो आपके पास मौजूद होगी, उसको दोबारा अनजिप कर लें और वो वहाँ पे रख लें, कोई भी नेम देके उसको। और अगर आपके पास नहीं है तो वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी जाके दोबारा डाउनलोड कर लें उसको, वर्डप्रेस को। कलीम भाई, सी ड्राइव में रखना लाजमी नहीं है। जैम सर्वर लाजमी नहीं है कि आप सी ड्राइव में रखें, आप उसे किसी भी ड्राइव में रख सकते हैं, नो इशू। आमना बीबी, एक डोमेन नेम पे हम बना सकते हैं, लेकिन उसका फिर यूआरएल डिफरेंट हो जाता है। यूआरएल डिफरेंट हो जाता है, जैसे कि अभी आपने पेजेस बनाए, मैं वेबसाइट ओपन करता हूँ, या अभी आप अपनी वेबसाइट ओपन करके देखें आपकी वेबसाइट का यूआरएल क्या बन रहा है। आपकी वेबसाइट का यूआरएल बनेगा लोकल होस्ट स्लैश बैच 82। आपने फिर आगे को पेजेस बना रखे हैं, होम का, अबाउट अस का, कॉन्टैक्ट अस का। आप किसी भी एक पेज पे क्लिक करें और फिर ऊपर देखें यूआरएल क्या बन रहा है। फिर यूआरएल बनेगा लोकल होस्ट स्लैश बैच 82 स्लैश कॉन्टैक्ट अस या अबाउट अस, जो भी पेज का नेम है वो आगे आ जाएगा। तो जब हम किसी डिफरेंट पेज पे जाते हैं तो उसका यूआरएल डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। अब जो लैंडिंग पेज होता है, लैंडिंग पेज होता है जिस पेज के ऊपर आप क्लाइंट्स को लेकर आना चाह रहे हैं। सम टाइम ये होता है ना कि वेबसाइट आपने बनाई हुई है, अब आपने कोई ऑफर निकाल दी है और उसके लिए आप कंपेन चला रहे हैं, एड्स चलाना चाह रहे हैं। तो एड्स के ऊपर हम क्या करते हैं, एक अलग से पेज बनाते हैं वेबसाइट का। उस पेज पे अपनी ऑफर या सर्विसेज या कुछ भी हमें जो अपने क्लाइंट से करवाना है, यूजर से करवाना है, वो हम डिजाइन करवा लेते हैं अलग पेज बना के। उस पेज को हम लैंडिंग पेज के तौर पे यूज करते हैं। और उसका यूआरएल जो है, यानी कि उसका जो लिंक बनेगा, वो लिंक हम यूज कर लेते हैं अपनी कंपेन्स या एड्स के लिए। तो वो यूआरएल जो है वो लाजमी नहीं है कि आप मेन यूआरएल रखें, वो कोई भी यूआरएल उसका जो बन रहा है उस पेज के हिसाब से वो आप यूज कर लें, ठीक है ना। इस तरह से हो सकता है। बिलाल भाई, इंशाल्लाह हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हमने सेकंड वेबसाइट ही बना के और फिर उसी पे एलिमेंटर हम इंस्टॉल करेंगे। अभी जो हमने वेबसाइट बनाई हुई थी ना पहले, उस पे भी हम एलिमेंटर इंस्टॉल करके उसको भी एडिट कर सकते हैं एलिमेंटर के साथ, या उसको भी डिजाइन कर सकते हैं एलिमेंटर के साथ। एलिमेंटर एक पेज बिल्डर है। तो मैंने आपको कहा भी था कि पेज बिल्डर के नेम आप लोगों ने सर्च करना है और देखना है कौन कौन से पेज बिल्डर मार्केट में मौजूद हैं।
खैर, जो वेबसाइट हम पहले बना चुके हैं उसको भी हम एलिमेंटर से डिज़ाइन या एडिट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक न्यू वेबसाइट नेक्स्ट क्लास में बना के दिखाऊंगा। न्यू वेबसाइट का सेटअप बनेगा, उसके ऊपर एलिमेंटर को इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, ताकि आपको न्यू वेबसाइट सेटअप करना भी आ जाए और बाकी एलिमेंटर वाला काम भी हम इंशाल्लाह करेंगे आगे चल के। मोहम्मद उस्मान भाई, कंपटीशन जो है अब ये देखें, जब कोई कंपटीशंस आते हैं ना इस तरह के, जहाँ पे आप बहुत अच्छी बात है, आप हिस्सा लें डिफरेंट कंपटीशंस में, सर्टिफिकेशन करें। लेकिन डिपेंड कर रहा होता है कि जो कंपटीशंस करवा रहे हैं वो कोई ना कोई आपको ज़रूर कोई टॉपिक भी देते हैं कि आपने, या आपकी कोई निश होती है कि आपने इस चीज़ की वेबसाइट बनानी है। ठीक है ना? क्योंकि अगर ओपन हो तो मेरा नहीं ख्याल कि ओपन होगा। अब अगर ओपन सर्टिफिकेशन हो या ओपन कंपटीशन हो, और उसमें एक जो है वो सिंपल वेबसाइट बना ले और दूसरा जो है वो हाई फाई कोई पोर्टल वेबसाइट बना दे, तो जाहिर सी बात है वो जीत जाएगा। तो इसकी कोई ना कोई लिमिटेशंस होती हैं। तो पहले आप ये देखें कि आपने जिस कंपटीशन में हिस्सा लिया है उसमें क्या क्या कैटेगरीज उन्होंने बताई हैं कि किस तरह की वेबसाइट बनानी है, तो उसके बाद फिर मैं आपको कोई मशवरा दे सकता हूँ कि आप किस तरह की वेबसाइट बना लें। हाँ जी रहमत भाई, प्लगइन्स हम बनाते रहते हैं। प्लगइन्स हम मोस्टली होता ये है कि हम जो प्लगइन्स बनाते हैं ना, वो कोई ऐसा नहीं बनाते कि हम उसको उठा के और पब्लिश कर दें, या वर्डप्रेस को डायरेक्टरी पे हम उसको दे दें कि लें जी यूज़ करें जी फ्री ऑफ कॉस्ट। वो ओपन सोर्स बन जाती चीज़, फिर उसको कोई भी यूज़ करे। ठीक है, वो बहुत कम होता है ऐसा काम, क्योंकि उसके लिए फिर हमें काफ़ी डिटेल में जाके काम करना पड़ता है। उसकी फिर डॉक्यूमेंटेशन भी करें और उसको फिर डिटेल से बनाएं, ताकि कोई उसको दूसरा शख्स यूज़ करे तो वो उसको कहे जी के फिट बना हुआ है। वर्डप्रेस की डायरेक्टरी पे प्लगइन्स या थीम वगैरह देने के लिए वर्डप्रेस की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि आप इनको कंप्लीट करें और फिर आप हमारी डायरेक्टरी पे अपना प्लगइन या थीम वगैरह आप दे सकते हैं। तो खैर हम ऐसा नहीं करते। हमें ये होता है कि हमने कोई वेबसाइट बनानी है, हमारा कोई प्रोजेक्ट है, उसके रेलेवेंट हमें कोई भी कस्टम काम करना हो, तो बस हम उसी के ही रेलेवेंट अपना वो कस्टम प्लगइन बना के और उसी वेबसाइट पे यूज़ कर लेते हैं। उसको हम कहीं पे पब्लिश या कुछ भी नहीं करते। हाँ जी जहरा, बगैर कोडिंग के भी आप क्लाइंट को कंप्लीट वेबसाइट बना के दे सकते हैं। मैंने आपको बताया ना कि वर्डप्रेस पे आप हर तरह की वेबसाइट्स बना देते हैं, आपको हर तरह के प्लगइन्स मिल जाते हैं जिनको आप यूज़ करके जैसी चाहें वेबसाइट बना सकते हैं। सम टाइम ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंट लेवल का प्रोजेक्ट आ गया, वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत स्टाइलिंग के रेलिवेंट काम करना पड़ जाता है, तो वो बहुत इजी चीज़ है स्टाइलिंग, अगर आप करना चाह रहे हैं तो वो आप डैशबोर्ड पे रह के कर सकते हैं। ठीक है, और मतलब काम तो आपका कंप्लीट हो जाता है, नो इशू, आप बगैर किसी रुकावट के अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों सब लोगों को एक आप कह लें कि एक मशवरा है ये कि आप पहले इसको परफेक्ट कर लें, फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बहुत कोडिंग की तरफ भी आएँ। यानी कि अगर आप स्टाइलिंग की तरफ से स्टार्ट कर लें, यानी कि आपने सिंपल CSS करना है, उसको स्टाइल देना है। ठीक है, तो स्टाइलिंग से काम शुरू करें, आपको बहुत काम इजी लगेगा और मज़ेदार भी लगेगा। फिर आप थोड़ा सा आ जाएं HTML की तरफ, उसमें आप पूरा एक पेज डिज़ाइन करके देख लें, वो भी आपको इजी लगेगा। असल चीज़ पता क्या होती है? असल चीज़ ये होती है कि जब हम कस्टम डेवलपमेंट करते हैं ना, आप में से बहुत से लोग जो हैं वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होंगे, CS डिग्री कर रहे होंगे, IT में होंगे। ठीक है, या कर चुके होंगे, ये जिन्होंने अभी करना है। ठीक है, मैट्रिक या ICS वगैरह कर रहे होंगे। तो आप, हमारे साथ भी यही था जब हम यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ रहे थे, कॉलेज में पढ़ रहे थे। तो होता ये है कि जब हमने कोड लिखना होता है ना, हमें एक कोड लिखने को दिया जाए कि जी ये आप लोगों की असाइनमेंट है या ये टास्क है या आपने करना है, तो वो कोड जो होता है, हालांकि वो इजी होता है, लेकिन हमारे सर के ऊपर से गुजर रहा होता है। क्यों गुजर रहा होता है? क्योंकि हमें उस कोड की समझ नहीं होती कि ये कोड किस लिए लिखा जा रहा है, क्यों लिख रहे हैं, कहाँ पे हमने इसको यूज करना है और किस लिए करना है जी। हमें कुछ नहीं पता होता, बस हमें एक टास्क मिल जाता है जी आपने ये करना है जी, करें जी। तो उससे क्या होता है कि आपको वो चीज़ें समझ नहीं आ रही होती ना, वो चीज़ें आपके सर से गुजरती हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या फायदा होगा, जब आपने वर्डप्रेस पे काम किया ना, वर्डप्रेस के थ्रू आपकी डेवलपमेंट परफेक्ट हो गई। बेशक वो ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू हुई है,
ड्रैग एंड ड्रॉप के साथ आपकी जो वेबसाइट्स बनाना या डेवलपमेंट करना आपको आ गई ना, उसके बाद जब आप कोड लिखना शुरू करेंगे ना, तो वो कोड आपको समझ होगी कि मैं ये चीज लिख रहा हूँ, और वो आपको बहुत मजेदार लगेगा, बहुत इजी लगेगा आपको। ठीक है। यानी कि एक पेज या हेडर फुटर या कंप्लीट पेज आपने बनाया वर्डप्रेस पे। अब आपको पता है कि मैंने वर्डप्रेस पे इसको बनाया था, इसको ऐसे डिजाइन किया, इसको ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया। अब वही चीज जब आप खुद अपने कोड के थ्रू लिख रहे होंगे, यानी कि सिंपल एचटीएमएल में आप लिख रहे होंगे, तो आपके जहन में वो बिल्कुल स्केच एक इमेज चलती होगी, जो इमेज आप अपने वर्डप्रेस के ऊपर देख रहे हैं पेज डिजाइन करते हुए। तो जैसे कहते हैं ना कि एक फिल्म चल रही है, एक इमेज आपको नजर आ रही है कि जो मैं कोड लिख रहा हूँ वो इस तरह से बनता जा रहा है। तो वो चीज़ आपको समझ में भी आ रही होगी, जब समझ में आ जाए तो फिर उसको सीखना और करना आसान हो जाता है। तो इस तरह से है कि आप इसको आगे चल के बहुत आपके लिए चीज़ें ईजी हो जाएंगी। तंजीला UI UX जो होता है वो वर्डप्रेस में ऐड नहीं करते। होता ये है, क्लाइंट जो होता है ना वो हमें एक डिज़ाइन देता है। ठीक है। अब वो डिज़ाइन जो है वो आपको देता है, UI जिसे हम कहते हैं, वो डिफरेंट टूल्स हैं, फिग्मा है, XD है, उस पर आपको बना के देता है कि जी ये हमारे UI डिज़ाइन है, और इस डिज़ाइन जैसी हमें वेबसाइट चाहिए, तो फिर हम उसको सेम टू सेम बनाते हैं। मैं बल्कि आपको दिखा भी देता हूँ, अभी अभी दिखा देता हूँ, काम उसी पे मैं कर रहा था। ये देखें जैसे, अब देखें जैसे ये डिज़ाइन आपको नज़र आ रहा है। ठीक है। अभी तो खैर इस पे काम चल रहा है। अब ये डिज़ाइन जो है ना ये वेबसाइट का, ये कैसे बनाया जी, ये क्लाइंट ने हमें दिया UI। ठीक है। चलिए तब तक ये ओपन होता है, तब तक हम जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनको हम ले लें एक दफ़ा, फिर मैं आपको बता देता हूँ ये क्या चीज़ है। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन है जी, अस्मा का है जी कि मेरा डाटाबेस बन गया बट आगे सर्वर नॉट फाउंड आ रहा है। नॉट फाउंड का मैंने बहुत डिटेल से आप लोगों को बताया था, नॉट फाउंड कब आता है। या तो आपने एग्जैक्ट स्पेलिंग यूज़ नहीं की है, जिस स्पेलिंग या आपने जो नेम दिया था वर्डप्रेस फोल्डर को HT डॉक्स में जो आपने रखा था। ठीक है। तो वो चेक करें पहले। ठीक है। और अगर वो बिल्कुल ठीक है तो फिर आप ये चेक कर लें कि आपने जेम सर्वर जो है वो एक से ज़्यादा दफ़ा इंस्टॉल ना किया हो। 1 मिनट वेट कीजिएगा जी।
मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? अच्छा। सॉरी, मैंने माइक जो है ना अनम्यूट नहीं किया, और अब देखा मैंने, और इतना कुछ बोल भी गया हूँ मैं। चलें, खैर जी। अच्छा, 1 मिनट अभी आप जो है ना अपने क्वेश्चंस होल्ड रखें। अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस आप ना कोई भी करें। पहले जो क्वेश्चन है उनको दफ़ा मैं यहाँ पे डिस्कस कर लूँ, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं जी। अच्छा, खैर ये यूआई की समझ आ गई थी? अब पता नहीं मैंने म्यूट किया हुआ था तब आपको बताया, या यूआई की समझ आ गई थी ना, मैंने आपको दिखा दिया था जी। यानी यूआई में होता है कि ये डिज़ाइन हमें मिलता है क्लाइंट की तरफ से, और इस डिज़ाइन में देखें ये जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि ये डिटेल्स आ रही होती हैं, साइज़ क्या होगा इसका, टाइपोग्राफी वगैरह, फ़ॉन्ट स्टाइल, ये वो हर चीज़। तो हमें फिर वो डिज़ाइन बनाना हमारे लिए ईजी हो जाता है। हम वैसा डिज़ाइन बना देते हैं जी, ठीक है ना। तो ये होता है यूआई। तो यूआई क्लाइंट देता है हमें समटाइम, मोस्टली बाहर के क्लाइंट जो होते हैं ना, या कोई प्रोफेशनल क्लाइंट होता है वही आपको यूआई देता है। अदरवाइज जो हमारे लोकल क्लाइंट होते हैं वो तो बस कह देते हैं जी वेबसाइट बना दें जी, बस फिर आप बना के दे देते हैं उसको। तो ये चीज़ होती है जी। ज़हरा, क्लाइंट्स आपको हर प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं। फ्रीलांसिंग की तरफ आए तो फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांसर है, और बहुत से हैं। सोशल्स की तरफ आए तो सोशल्स में आपको एफबी पे भी क्लाइंट मिलता है, इंस्टा से भी मिलता है, लिंक्डइन से आपको क्लाइंट्स मिल जाते हैं। ठीक है, ये हर प्लेटफॉर्म पे आपको आप कह लें क्लाइंट मिल सकते हैं। इसमें ये नहीं कि कोई एक स्पेसिफिक हो। हुसैन भाई, जो कंटेंट होता है वो डिफरेंट होता है। समटाइम क्लाइंट भी आपको दे देता है, समटाइम ये होता है क्लाइंट कंटेंट नहीं देता, आप कंटेंट खुद जनरेट कर लेते हैं। लेकिन जो ब्लॉग वेबसाइट होती है ना, ब्लॉग वेबसाइट पे ये होता है कि आपने सिर्फ एक एक स्ट्रक्चर बना के देना होता है। जैसे भी मैंने आपको वेबसाइट दिखाई थी, ये ब्लॉग वेबसाइट का यूआई था जो मैं आपको दिखा रहा था। इसमें हम क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर बना के इसको दे देंगे कि जी आपकी पोस्ट ऐसे नज़र आ रही है, उस तरह से इसका स्टाइलिंग वगैरह ये कुछ। तो उसके बाद वो पोस्टिंग वगैरह खुद करेगा, अपनी कंटेंट खुद पब्लिश करेगा। बस ये होगा कि हमने एक 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 आप कह लें कि लेआउट उसको सेट करके दे दिया। अब उसी लेआउट में वो उसका कंटेंट डिस्प्ले होता रहेगा, जो भी वो पोस्ट वगैरह करेगा। हाफिज हाफिज भाई, जो देखें, होता ये है कि जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, तो मोस्टली कोर्स के दौरान ही आपको इश्यूज आ रहे होते हैं। तो कोर्स कंप्लीट होने के बाद फिर आपकी जो व्हाट्सएप की चैट होती है ना, वो डेली बेसिस पे नहीं होती, क्योंकि फिर नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हो गए हैं, उनकी चैट चलनी होती है। तो आपको अपने तौर पे कभी कोई इशू या एरर आ जाता है तो आप मुझसे पर्सनल पूछ सकते हैं, नो इशू। लेकिन पहले कोशिश करें कि अपनी खुद की सर्चिंग पावर बढ़ाएं, चीज़ों को खुद से सर्च करें, देखें, समझें, और फिर कहीं पे आपको कोई इशू आ रहा है तो आप मुझे कांटेक्ट कर लें। ठीक है, मैं जब भी फ्री होता हूँ आप सबको मैं आंसर कर देता हूँ। रहमत भाई, कितनी दफ़ा क्वेश्चन लिखेंगे यार, मैंने आपको पहले बता तो दिए है, क्वेश्चन एक दफ़ा किया करें। ये जो बार बार आप क्वेश्चन रिपीट करते हैं ना, उनको मैं खुद ही फिर छोड़ देता हूँ। प्लगइन्स वगैरह हम मार्केट वाले प्लगइन्स उठा के कॉपी नहीं करते। प्लगइन्स जो कस्टम डेवलपमेंट करनी होती है, तो कस्टम डेवलपमेंट का मतलब ही कस्टम काम होता है, वो खुद ही करना होता है सब कुछ जो भी कर रहे होते हैं। जी, आई होप आप सबके क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, टाइम भी हमारा अप हो गया है। कोई क्वेश्चन है तो अभी बता दें, अदरवाइज फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिएगा, या नेक्स्ट हमारा जो क्यूए सेशन होगा उसमें हम इसको इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे जी। चीज़ें आपको समझ आ गई, क्लियर हो गई हैं?
चलें जी, ठीक है जी। टाइम हमारा अप हो गया है, पहले ही हम टाइम जो है ऊपर ले चुके हैं। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।